नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, विद्यार्थियों। आज आप लोगों के लिए हम महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर उपस्थित हुए हैं जो अनुसंधान प्रतिवेदन से संबंधित है। शिक्षा में अनुसंधान पाठचर्या के अंतर्गत ये आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसके ज्ञान के बिना आप अनुसंधान को संपूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि अनुसंधान वास्तव में लिखित प्रक्रम, व्यवस्थित क्रम, सुनियोजित तरीके से संकलित करने का एक रूप है, प्रतिवेदन। आइए देखते हैं हम शोध प्रतिवेदन। तो इसके पहले हम देखेंगे शोध होता क्या है। मैंने स्वयं परिभाषित करने की चेष्टा की है। यदि कोई त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी लर्नर, मेरा टाइटल है। शोध है यानी किसी विषय का वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा परिमार्जन, संशोधन तथा व्यापक स्वीकारात्मक ज्ञान ही शोध कहलाता है। जिसको सभी स्वीकार करें व्यापक रूप से, कुछ एकाध हो सकते हैं कि जो आपके शोध को स्वीकृत न करते हों। परिमार्जित हो, संशोधित हो, वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा, उस क्रम के द्वारा वो आगे बढ़ता जा रहा हो, वो किसी विषय का कोई तथ्य शोध कहलाता है। अब देखिए शोध प्रतिवेदन क्या है। शोध प्रतिवेदन यह अनुसंधान का अंतिम चरण है। इसका उद्देश्य होता है जिज्ञासुओं को व्यवस्थित, विस्तृत एवं लिखित परिणाम प्रस्तुत करना। जब तक शोध को लिखित रूप में न प्रस्तुत किया जाए तब तक शोध पूरा नहीं माना जाता। इसके शोध रिपोर्ट जो होती है, जो प्रतिवेदन है, उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है मुख्य। प्राथमिक भाग में हम क्या करते हैं कि जो उसके मुख्य भाग होते हैं प्राथमिक में, उसमें मुख्य पृष्ठ होता है, शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र होता है, जो आपका जिसके गाइड है उसके अंतर्गत का प्रमाण पत्र दिया हुआ, और शोधार्थी की घोषणा। शोधार्थी अपनी स्वघोषणा करता है, समर्पण करता है, किसे माता पिता, गुरुजन आदि को, मित्र को किसको समर्पित किया है ये लिखता है। कृतज्ञता ज्ञापन, हम उनके कृतार्थ हुए, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, और उनके ये इस तरीके का जो ज्ञापन होता है वो कृतज्ञता ज्ञापन कहलाता है। तालिकाओं और आरेखों की सूची बना देता है कि कहाँ कहाँ हमने तालिकाएं इसमें दी हैं और कहाँ कहाँ सूचियाँ बनाई हैं। संकेताक्षरों की सूची, यानी जो संकेत दिए जाते हैं, स्टार, हैज और जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं छोटे छोटे, उनको हम क्या करते हैं, एक सूची बना करके विस्तार कर देते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के पासबुक में लिखा रहता है ना, PNB का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, R का मतलब ये। इसी तरीके से इसी को हम कहते हैं संकेताक्षरों की सूची। ये शोध से संबंधित है। अनुक्रमणिका माने हम सूची, विषय सूची बना लेते हैं, कहाँ कहाँ किस पृष्ठ पर क्या क्या है। अब आइए मुख्य पृष्ठ पर देखते हैं क्या लिखा जाता है। मुख्य पृष्ठ को भी हम मुख्य भाग अध्यायों के शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग को भी हम अध्यायों में बांट देते हैं। अध्याय के विभाजन के में उपभागों का भी ध्यान रखते हैं, और उपभाग में हम क्या करते हैं, प्रस्तावना देते हैं, भूमिका बनाते हैं, विषय के संबद्ध पूर्व के अध्ययनों का विवरण देते हैं, इस पर क्या क्या कितना अध्ययन किया गया था पहले, उपलब्ध सामग्री अथवा शोध प्रक्रिया को हम बताते हैं, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन, व्याख्या, निष्कर्ष आदि। जो संदर्भ भाग है उसको परिशिष्ट माने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया गया है, लिया गया है, और व्यापक जानने के लिए आप वहाँ देख सकते हैं, उसे परिशिष्ट कहते हैं। तो वो सब शामिल होते हैं। शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग का, शोध प्रतिवेदन को मुख्य भाग का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये प्रवेश द्वार क्या होता है, ये प्रस्तावना है। यानी जो शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है, प्रस्तावना। क्योंकि हमने सबसे पहले उपभाग में, मुख्य भाग में उपभाग जो बनाया उसमें सबसे पहला हमने प्रस्तावना
रखा। इसमें आगे का उपभाग परिशिष्ट होता है। यहाँ शोध से संबद्ध सूचनाएं यथायुक्त उपशीर्षक बनाकर दी जाती हैं और जो पूरी तरह उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रबंध या प्रतिशोधन के मध्य भाग में नहीं दी जा सकती हैं, इसलिए शोधार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी लोगों के उपयोग में आने वाली हैं, इसलिए इनका डिटेल हमें देना चाहिए। तो ये हो गया डिटेल। आगे देखें अनुसंधान विषय। अनुसंधान विषय क्या होता है? शोध विषय का एक ऐसा विषय जिस पर अनुसंधानी अनुसंधान करता है, यानी शोधकर्ता अनुसंधान करता है, वह विषय ही अनुसंधान विषय कहलाता है। विषय चयन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और ये सबसे प्रथम प्रक्रिया है शोध की, क्योंकि विषय शोध का आधारभूत क्या है? बीज मात्र है, बीज है सारी। सुपरिभाषित रूप से हम देखें तो प्रत्येक सफल अनुसंधान परियोजना का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? शोध विषय का चयन। शोध विषय का चुनाव अत्यंत कठिन होता है और इसलिए इसमें योग्यता और प्रतिभा की अत्यंत आवश्यकता होती है। विषय का उपयुक्त चुनाव भी आवश्यक है, अन्यथा शोध का उत्तम परिणाम और या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा, उपयोग भी नहीं हो पाएगा। प्रशिक्षक शोधकर्ता को विशिष्ट विषय सौंप सकता है, किंतु सामान्य शोधकर्ता अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करने की कोशिश करे तो अति उत्तम होगा। अब हम देखेंगे विषय चयन की प्रणाली क्या है। 3 प्रणालियां हैं विषय चयन की, 3 पद्धतियां हैं, 3 प्रकार से हम विषय को ले सकते हैं। एक पहला है मुक्त प्रणाली, ठीक, मुक्त पद्धति जिसे कहते हैं। दूसरा योजनाबद्ध, प्लान बनाकर, प्लानिंग के साथ। तीसरा है सूचीबद्ध। अब मुक्त को देखते हैं कैसे होता है। मुक्त को हम वैयक्तिक पद्धति भी कहते हैं। शोध विषय के चयन में इस पद्धति का विशेष महत्व है। इसमें शोधार्थी स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से, रुचि के अनुसार वांछित विषयों में से किसी अपने रुचि के अनुसार विषय का चयन कर लेता है और उसमें अच्छा वो प्रस्तुतिकरण करता है, अनुसंधान करता है, उसका निष्कर्ष अच्छा निकालता है, क्योंकि रुचि के अनुसार काम है, रुचि का सिद्धांत इस पे लागू होता है। इस पद्धति में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मनोनुकूल, यानी मन के अनुसार होने के साथ साथ वो समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। ये नहीं कि हमारे मन में आया जो हम ले लिए और उस पर शोध कर के रख दिए, निरर्थक। योजनाबद्ध प्रणाली जिसे कहते हैं, इसमें संस्थान द्वारा, शोध संस्थान या शोध परिषद द्वारा विषयों की क्रमबद्ध सूची तैयार कर ली जाती है और उनको रुचि, योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार पूर्व निर्मित शोध विषय सारणी में से विषय दे दिया जाता है। और यह पद्धति समीचीन है, यह मैक्सिमम यूज होती है कि हम लिस्ट कर लेते हैं और लिस्टिंग करने के बाद हम किसी को आप इसमें से कोई ले लीजिए, तो चुनाव भी स्वच्छंदतापूर्वक हो जाता है, उसकी रुचि के अनुसार हो जाता है और योजना भी हमारी बन जाती है। कोई विषय हमारा शोध का वर्तमान समय वाला छूटता नहीं है, इसीलिए इसको समीचीन माने वर्तमान समय, इस समय, सामयिक। अगला है सूचीबद्ध। ये तीनों पद्धतियों में सबसे उत्तम होता है। इस पद्धति में एक अनुभवी शोध निर्देशक स्वपठित शोधार्थी की क्षमता और अभिरुचि के अनुसार उसी प्रकार सूचीबद्ध प्रणाली शोध निर्देशक आश्रित बना लेता है और शोध निर्देशक अपनी अभिरुचि, योग्यता और विशेषताओं के क्षेत्र से विषय का चयन कर लेता है और उसे प्रदान कर देता है। तो ये सूचीबद्ध है, यानी कि अध्यापक या शोध का जो गाइड है वो देखता है आपके अंदर की प्रतिभा और उसके अनुसार सूचीबद्ध रूप से बनाए गए जो है विषयों में से किसी एक विषय को आपको देता है और उससे आप वास्तव में सही मूल्यांकन होता है तो आप उससे सहमत हो जाएंगे और उसका प्रयोग आप करेंगे और उसका उत्तम परिणाम भी प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार शोधार्थी प्रणाली शोधार्थी परक होती है, उसी प्रकार सूचीबद्ध प्रणाली शोध निर्देशक आश्रित होती है, यानी शोध निर्देशक माने जो आपका गाइड है उस पर आधारित होता है, वो आपको विषय कौन सा देता है। अगला बिंदु हमारा है शोध विषय के चयन के मापक या मानदंड, मानक
स्टैंडर्ड, उसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है जो हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण है विषय चयन के लिए। तो इसी में बात कही गई थीसिस कथन, यानी थीसिस कथन तैयार करना चाहिए। विषय केंद्रित शोध प्रश्न के रूप में परिभाषित होना चाहिए। कुंजी शब्दों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। निष्कर्ष और परिणाम की प्रयोज्यता, यानी कि उसको उपयोग में कहाँ लाएंगे, उसकी कहाँ ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ सिफारिश के लिए किया जा रहा है, ये भी आवश्यक है। और नैतिक स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी सभी नीतिगत होना चाहिए और सभी लोग उसको एक्सेप्ट करने में हिचके ना, ये ध्यान रखना चाहिए। विचार मंथन, यानी वो विचारणीय बिंदु हो, यदि ऐसा नहीं है तो भी शोध कर पाना या उसका निष्कर्ष योग्य नहीं हो पाएगा, उपयुक्त नहीं हो पाएगा। फिर प्रबंधकीय शोधकर्ता, यानी शोधकर्ता का जो शोधार्थी है वो शोध विषय का प्रबंधन का ही छात्र होगा तो अच्छा है, नहीं तो शोधार्थी नहीं है तो वो फिर उसमें रुचि नहीं लेगा तो अच्छा परिणाम प्रस्तुत नहीं करेगा, शोध का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। यानी ऐसा विषय चयन करना चाहिए जो शोधार्थी को साहित्य पढ़ने और समझने में सक्षम बनाए और प्रबंधनीय छात्र शोधार्थी के रूप में वह कार्य कर रहा हो या अध्ययनरत हो। फिर विषय सामग्री का होना जरूरी है। हमने शोध विषय तो ले लिया लेकिन सामग्री कोई नहीं है, डेटा संकलन हमारे पास नहीं है, डेटा उपस्थित ही नहीं है तत्काल में, तो फिर हम शोध कैसे करेंगे, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये एमएड थर्ड सेमेस्टर के अनुसंधान वाले पाठ में प्रश्न पत्र में अति महत्वपूर्ण है और अन्य विषयों में एजुकेशन के लिए करिकुलम में भी इसे शामिल किया गया है। इसका ज्ञान सभी को होना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। जो कोई त्रुटियां होंगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा और मैं हूँ लर्नर।